नमस्ते, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पूर्ण बजट पेश करते हुए करीब 1 घंटे 28 मिनट का भाषण दिया, लेकिन उससे लंबा भाषण अब बजट की आलोचना करने वाला विपक्ष दे रहा है। वैसे तो विपक्ष की भूमिका आमतौर पर सरकार की आलोचना करने की होती है, लेकिन क्या मोदी 3.0 का पहला बजट वाकई आम आदमी से दूर और कुर्सी बचाने की पटकथा ज्यादा है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल उठा रहा है इंडिया गठबंधन। निर्मला सीतारमण and re-elected it for a historic third term under his leadership. ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया। एक आत्मनिर्भर भारत के लिए पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है। The Finance Number 2 Bill 2024. आज पेश हुए एनडीए सरकार के बजट में एनडीए के सहयोगी दलों पर दिखी मेहरबानी पर सियासत तेज हो गई। बिहार और आंध्र प्रदेश को मिले हजारों करोड़ के विशेष पैकेज पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरते हुए इसे कुर्सी बचाओ बजट करार दिया। विपक्ष ने सवाल पूछा, ये देश का बजट है या फिर बिहार और आंध्र प्रदेश का? $3 crore additional houses under the PM Awas Yojana in rural and urban areas in the country. लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद सबको इंतजार था इस साल पेश होने वाले पूर्ण बजट का, और आज वो इंतजार खत्म हो गया। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार देश का बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया और साल 1959 से लेकर 1964 तक बजट पेश कर चुके मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया। निर्मला ताई ने 1 घंटे 23 मिनट के बजट भाषण में समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश की। बजट भाषण का फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कई बदलाव भी किए गए हैं। For the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. PM Awas Yojana. 3 crore additional houses under the PM Awas Yojana in rural and urban areas in the country have been announced, for which the necessary allocations are being made. The poor, women, यूथ एंड द फार्मर। बजट पेश करने के बाद सरकार का दावा है, ये बजट भारत के विकास का है। विपक्ष निर्मला ताई के बजट से नाखुश नजर आ रहा है। साथियों, एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी वृद्धि का फैसला लिया गया है। अपेक्षा कर रहे थे एमएसपी गारंटी का, और कानूनन उसको कुछ एमएसपी को मजबूती मिलेगी और फर्टिलाइजर और दूसरे पेस्टिसाइड, इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा। ये सारी चीजें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। 2024 के बजट को लेकर देश में सियासत चरम पर है। बजट पर जारी सियासत मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी केंद्रीय बजट 2024 का स्वागत किया और इस बजट को विकसित भारत का बजट बताया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने
केंद्रीय बजट पर हमला बोला। पटवारी ने कहा, यह झूठ की सरकार है। मैं विकसित भारत का आधार पर जो बजट प्रस्तुत किया गया, मेरी अपनी ओर से बजट की बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से भारत में ही विकसित मध्य प्रदेश की संभावना भी छिपी हुई है। इस नाते से मैं पूरे बजट की अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। पुरानी हिस्ट्री ये बताती है कि रोजगार 2 करोड़ देके सत्ता में आई थी। दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश हो गया। 4 करोड़ रोजगार, यानी वो 2 करोड़ के झूठ को डबल कर दिया। डबल इंजन की सरकार होती है, ऐसे डबल झूठ की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार। मोदी 3.0 के पहले बजट में सरकार ने 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देने की बात शामिल है। अब इस बजट के जरिए 2047 तक विकसित भारत के सपने को कितने पंख लगते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। The Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period. और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। देश के बजट में महाराष्ट्र को क्या मिला? ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि महाराष्ट्र में इसी वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वो चुनावी राज्य है। अब ऐसे में हर किसी की निगाह महाराष्ट्र को मिलने वाले बजट के हिस्से पर टिकी थी, लेकिन बजट के ऐलान के साथ ही विरोधियों ने महाराष्ट्र के बजट पर बवाल खड़ा कर दिया, सवालों की दीवारें खड़े कर दी। पूछा, महाराष्ट्र को मिला क्या? ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। बजट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत उत्साहित हैं। इसे हर वर्ग और देश के लिए बेहतर बजट बता रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र नाखुश है, नाराज। ये उसी नाराजगी की संसद के गलियारों से आई तस्वीरें। महाराष्ट्र को अफसोस है कि सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाला राज्य महाराष्ट्र है, सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाला राज्य महाराष्ट्र है, सबसे ज्यादा डायरेक्ट टैक्स देने वाला राज्य भी महाराष्ट्र है। लेकिन चुनाव की उम्मीदों में बारिश के मौसम में अच्छी सौगातों की बारिश की उम्मीद बांधे बैठे महाराष्ट्र को बजट में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे वो बल्लियों उछले, झूमे और अपनी किस्मत पर इतराए। सवाल है, महाराष्ट्र को क्या मिला? वो आपको बताएं। उससे पहले महाराष्ट्र की अनदेखी के आरोपों के साथ भौहें चढ़ाए विपक्ष को सुनिए, जो आरोपों की प्रत्यंचा खींचकर बजट पर जुबानी बाण चला रहा है। पूछ रहा है, महाराष्ट्र को क्या दिया? Maharashtra continues to be ignored by the center. Maharashtra has become a state where you keep sucking in money from, a cash-rich state where you keep taking money from, but do not give in money for its infrastructure needs and its development. बजट तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था, गुजरात, अब और 2 राज्य उसमें जुड़ गए हैं। कुर्सी बसाने के लिए बजट बनता है, देश के लिए नहीं बनता है। ये हमने पहली बार देखा है। आज के बजट में महाराष्ट्र को ठेंगा क्यों मिला? महाराष्ट्र की जनता को शिंदे जी और पवार जी, अजित पवार क्या जवाब देंगे? क्या मिला है महाराष्ट्र को? आपको हमने पहले ही बताया था कि महाराष्ट्र देश की समृद्धि और विकास में अहम योगदान करता है। पिछले वर्ष महाराष्ट्र ने देश की जीडीपी में 13.1% का योगदान किया था, जबकि इस साल बजट में दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र को भी जो आम बजट मिला है वो समूचे बजट का सिर्फ 6.13% ही है। जबकि सूखा से निपटने के लिए विदर्भ और मराठवाड़ा के नाम पर भी सिर्फ 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जबकि इसी समय उत्तर प्रदेश को देश के बजट का करीब 18% हिस्सा अलॉट किया गया है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि महाराष्ट्र में इसी वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि चुनावी राज्य होने के नाते महाराष्ट्र को गुडी गुडी बजट मिलेगा। अब विपक्ष हमलावर है तो महाराष्ट्र की एनडीए सरकार इसे विपक्ष की सोची समझी रणनीति बताकर मामले को ठंडा करने का प्रयास कर रही है। बजट पीना पड़े इस प्रकार से नारेबाजी करना उनको शोभा नहीं देता, केवल नरेटिव तैयार करना शोभा नहीं देता। अगर बजट पढ़ लेते तो महाराष्ट्र को क्या मिला ये पूछते नहीं।
फडणवीस और महाराष्ट्र एनडीए के दूसरे नेता अपना राजनीतिक धर्म निभा रहे हैं, जबकि उन्हें भी पता है कि विपक्ष से लेकर जनता को बजट के मोर्चे पर समझाना आसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को भी जनता के सामने जरूर लेकर जाएगा कि बजट में आखिर महाराष्ट्र को क्या मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजौरी, डोडा, रियासी, जम्मू सेक्टर के वो कुछ इलाके हैं जहां हाल के दिनों में आतंकियों की गतिविधियों में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ इन सभी इलाकों में हमारे सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। राजौरी में बीते 48 घंटों में 2 आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया, जिसमें हमारा एक जवान शहीद हो गया। सीमा पर अब इस शहादत का बदला लेने के लिए सरहद के शूरवीरों की क्या है तैयारी, देखिए। नीले आसमान में ड्रोन से निगरानी, जंगलों में सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग, दहशतगर्दों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू के राजौरी में यह आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की फुल एंड फाइनल तैयारी है। आसमान से लेकर जमीन तक आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए निगहबानी जारी है। राजौरी के गंदोक खवास इलाके में चल रहा ऑपरेशन लगातार तेजी से जारी है और अब ड्रोन की मदद से भी पूरे इलाके को यहां पर खंगाला जा रहा है। आप देख सकते हैं जी न्यूज लगातार पल पल का अपडेट जो है वो आपके साथ साझा कर रहा है और इस समय रुक रुक कर फायरिंग भी जो है वो भी हो रही है और उसके साथ ही साथ ड्रोन की मदद से पूरे इलाके को यहाँ पर खंगाला जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा टेक्नोलॉजी की यहाँ पर मदद दी जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज को 2 से लेकर 3 आतंकियों की प्रेजेंस की यहाँ पर खबर है और उसके बाद लगातार पूरे इलाके को यहाँ पर घेरा हुआ है। न सिर्फ ह्यूमन इंटरवेंशन बट साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी की मदद है वो भी यहां पर ली जा रही है। राजौरी में दहशतगर्दों ने बीते 2 दिनों में 2 आतंकी वारदातों को अंजाम दिया। पहला हमला भारतीय सेना के कैंप पर किया गया, जिसे हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। आतंकियों ने दूसरा हमला राजौरी में एक वीडीसी के घर किया, जिसके बाद इलाके में मौजूद सेना के टुकड़ी ने जवाबी कार्रवाई की और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इन दोनों हमलों के बाद भारतीय सेना ने हमले में शामिल आतंकियों की तलाश तेज कर दी। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखी जा रही है। जानकारी के अनुसार इन जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। सर्च ऑपरेशन में भारतीय सेना के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान डटे हैं। कोशिश ये कि अगले कुछ घंटों में आतंकियों को ढूंढकर एलिमिनेट किया जाए। जवान और इंडियन आर्मी लगातार पूरे इलाके को सर्च कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें ग्राउंड जीरो से लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तेजी से जो ऑपरेशन है वो लगातार यहां पर चल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर कर दिया जाए। इन्हीं घने जंगलों में तेजी से जो ऑपरेशन है वो जारी है, गुंदाखवास का इलाका। और इसी बीच सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी जो है वो आपको बता दें कृष्णा घाटी सेक्टर में मिली है, जहां पर 3 आतंकी जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे उन्हें यहां पर इन्फिल्ट्रेशन भी वहां पर फॉइल की गई है। उस इन्फिल्ट्रेशन को यहां पर नाकाम किया गया है। जानकारी के अनुसार 60 से 70 आतंकी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में घुसपैठ की कोशिश में हैं, जिसे नाकाम करने के लिए मुस्तैदी बढ़ाई गई। बीते कुछ साल से सेना के खिलाफ जारी एक्शन के बाद अब आतंकियों ने अपने पैटर्न में बदलाव किया, जिसके तहत भारतीय सेना और पुलिस को मदद करने वाली विलेज डिफेंस गार्ड को निशाना बनाया गया। राजौरी में हुए इस हमले में शौर्य चक्र विजेता परशोत्तम के चाचा भी घायल हुए, जिन्होंने जी न्यूज से खास बातचीत में हमले की पूरी जानकारी दी। तो आपको भी लगी है? हमें भी लगी है ना सर। दिखाना कहाँ लगी? देखो ना सर, ये थोड़ा खोल के दिखा दो। तो ये क्या गोली लगी आपको? हाँ जी। अच्छा, तो उस समय कहाँ थे आप? सोए थे आप पूरा परिवार? हाँ जी, पूरा परिवार सोया था। अच्छा, ये देखिए पाकिस्तान की उस काली करतूत के निशान जो लगातार मासूम लोगों को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान करता है। जाहिर 370 हटने के बाद कश्मीर इलाके में आतंकियों की कमर पूरी तरह टूटी। पत्थरबाजी की घटनाएं बंद होने और जमहूरियत बहाल होता देख आतंकी बौखलाए हैं और इसी वजह से अब जम्मू इलाके में घुसपैठ कर लोगों के बीच दहशत बनाने की कोशिशें हैं। लेकिन चप्पे चप्पे पर हमारे शूरवीरों की मुस्तैदी बताती है कि दहशतगर्द मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे।
पाकिस्तान को शायद मासूम लोगों की यहाँ पर जो शांति बनी हुई है, यहाँ जो डेवलपमेंट हो रही है वो पसंद नहीं आ रही, और यही कारण है कि मासूम लोगों को टारगेट करने की पाकिस्तान ने जो कोशिश की उसे सेना ने विफल किया। पर अभी भी जो 23 ऑपरेशन है जारी है, जो आतंकी इलाकों में छुपे बैठे हैं उन्हें ढेर करने के लिए जो ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक केनी से राजी मीडिया, गुंदाखवास, राजौरी। आज सावन का दूसरा दिन है। सावन के पहले दिन ही कावड़ मार्ग पर लगे दुकानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया, जिसमें दुकानों में लगे नेम प्लेट हटाने को लेकर निर्देश दिए गए। अब इस आदेश को 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन सवाल यह है, क्या सभी दुकानदारों ने कावड़ रूट पर दुकानों से नेम प्लेट हटा ली है, और जिन्होंने नहीं हटाई है उसकी वजह क्या है? उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग के दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, और उसके बाद आई ये दो अलग अलग तस्वीर। पहली तस्वीर है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को राहत मानकर दुकानों से नेम प्लेट हटाने की, और दूसरी तस्वीर कोर्ट के आदेश के बाद भी कांवड़ मार्ग के दुकानों पर लगे नेम प्लेट की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि दुकानों पर जबरदस्ती नाम नहीं लगवाए जा सकते, जिसके बाद कुछ दुकानदारों ने नेम प्लेट हटा ली, तो कई दुकानों पर अभी भी उनके नाम चस्पा है। अब इसे उत्तर प्रदेश में कानून का इस्तकबाल कहे, योगी की पुलिस का डर कहे, या मजहबी आग में सियासी रोटी सेकने वाले सियासतदानों के मुंह पर तमाचा। नेम प्लेट के मामले का जमकर विरोध हुआ, लेकिन अब भी अगर कुछ दुकानदारों ने नेम प्लेट नहीं हटाए हैं तो इसकी 3 वजह ही समझ आती है। पहली, नेम प्लेट लगाने का आदेश यूपी सरकार का था, तो क्या दुकानदार इसके लिए यूपी सरकार के ही आदेश का इंतजार कर रहे हैं? दूसरी, गौरतलब है कि ये नेम प्लेट यूपी पुलिस ने लगवाए थे। हो सकता है ये दुकानदार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी यूपी पुलिस के आदेश के इंतजार में हो। और तीसरी, कांवड़ मार्ग पर मुसलमानों की ये दुकान उस सियासत को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जिसका फायदा हर राजनीतिक दल ने अपने हिसाब से उठाने की कोशिश की। इसे समझने के लिए जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और उन दुकानदारों से बात की। पुलिस लगवाने आई थी बोर्ड, अब कोई हमें कहने नहीं आया कि बोर्ड हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट ने रोक लगा दी इस तरीके से, तो अभी हमें कोई कहने नहीं, कोई हमारे पास आदेश नहीं है कि बोर्ड हटा दीजिए। अभी हमारे पे कुछ कहा ही नहीं किसी ने जी, अभी कोई ऑर्डर नहीं हमारे पे कोई हटा दो ऐसा। जैसे ही आदेश आएंगे हटाने के तो हटा भी लेंगे, उन्होंने ही लगवाई थी, वही आदेश देंगे तो हम हटा देंगे। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दुकानदार उलझन में है, और दुकानदारों को इंतजार है यूपी पुलिस के उन जवानों का जिन्होंने कुछ दिन पहले आकर इनके दुकानों पर नेम प्लेट लगवाए थे, ताकि यूपी प्रशासन के आदेश के तहत कांवड़ यात्रा में शांति व्यवस्था बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नीट यूजी परीक्षा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोबारा परीक्षा की मांग को मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस तरह के पर्याप्त सबूत नहीं है कि पूरी परीक्षा की पवित्रता के साथ खिलवाड़ हुआ है। हालांकि कोर्ट ने माना 2 जगह पेपर लीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, इस परीक्षा को दोबारा से कराने का आदेश देना बहुत ही खतरनाक होगा। यह 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य का सवाल है, जिन्होंने इस परीक्षा को दिया है। कोर्ट के गलत फैसले से प्रवेश कार्यक्रम पर नकारात्मक असर पड़ेगा। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए।